अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये मैंने कुछ एक डॉक्यूमेंट अरेंज किया है आप लोगों को जो है ना फॉर्मेटिंग समझाने के लिए। कुछ चीज़ें हैं जो तकरीबन सब में ही वही मिस्टेक्स आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि आधा सैंपल बना के आप लोगों को उसके अंदर प्रॉपर्ली गाइड कर देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे करनी है। आपको मैंने वैसे जो स्टूडेंट्स ले गए हैं मुझसे अपने डॉक्यूमेंट्स मार्क्ड अपनी रिसर्च, उसके अंदर मैंने हाईलाइट भी कर दिया, साथ साथ समझा भी दिया था। तो इस वीडियो में भी थोड़ा सा जो है ना आपको समझ आ जाएगी कि क्या-क्या और कैसे-कैसे करने हैं। सबसे पहले ये है आपका कंप्लीट टाइटल पेज, और इस टाइटल पेज को आपने बिल्कुल ये गौर से देख लें, ऐसे ही लिखना है आपने। ये इस जगह पर आपका नेम आएगा, नीचे आपका रोल नंबर आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर अगर मिला हुआ है आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से या यूनिवर्सिटी का रोल नंबर, वो आपने मेंशन कर देना है यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह आपने रोल नंबर लिख देना है। सुपरवाइज्ड बाय ये मेरा नाम, बैचलर्स ऑफ साइंस इन इंग्लिश लिटरेचर एट गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गोजर रोड, झंग, पाकिस्तान, जनवरी। इसको आपने 2026 कर लेना है, और ऐसे करके आपने टाइटल लिखना है सेंटर में। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका आपने फ़ॉन्ट साइज़ रखना है 16, और ये सारा आपको नज़र आ रहा होगा, ये है कैपिटल में। ये कैपिटल करना है आपने टाइटल को, और सेंटर करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये 3 चीज़ें आपने टाइटल के बारे में याद रखनी है, सेंटर, कैपिटल और 16 साइज़। उसके बाद ये आ गया आपका लोगो कॉलेज का, ठीक है? यही साइज़ आपने रखना है लोगो का। उसके बाद ये जितना डाटा आपका ये वाला है, ये यहाँ तक, इसका साइज़ भी आपने 16 ही रखना है, ठीक हो गया? सिर्फ़ ये वाला जो डाटा है, ये वाला, इसका साइज़ आप 14 रखेंगे, और इस एंड वाले का भी आप 16 रखेंगे। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये हो गई बात आपके टाइटल पेज की। ये मैंने ऊपर जो है वो स्पेस नहीं दी थी, ऐसे भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इधर थोड़ी-सी इसको नीचे कर लें, ताकि नीचे और ऊपर से स्पेस जो है ना बराबर हो जाए। तो ये टाइटल पेज हो गया आपका। उसके बाद ये है आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली आपने ऐसे ही लिखना है जैसे लिखा हुआ है। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स की हेडिंग सारा कैपिटल, फ़ॉन्ट साइज़ 16, ठीक है? ये चैप्टर्स की अलग से हेडिंग आपने यहाँ पर चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 लिटरेचर रिव्यू ऐसे नहीं लिखना। पूरा हर जगह चैप्टर का वर्ड नहीं आएगा, एक ही दफ़ा चैप्टर आना है और सारा कैपिटल होगा, और इसका साइज़ होगा 14, ठीक हो गया? उसके बाद आपने ये बिल्कुल ये जो चैप्टर के नंबर आ रहे हैं ना, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये आपका चौथा चैप्टर हो गया, आगे पाँचवा कंक्लूजन हो गया, समरी जैसे भी है। तो इन चैप्टर के नेम्स को भी आपने कंप्लीट कैपिटल करना है, और ये होंगे 12 साइज़ में। तो 3 तरह के साइजेस यहाँ भी आ गए। मेन टेबल ऑफ कंटेंट की हेडिंग 16, चैप्टर की हेडिंग 14, इंट्रोडक्शन की हेडिंग 12, और ये तीनों कंप्लीट कैपिटलाइज्ड थे आपके। उसके बाद ये आपके सब हेडिंग्स हैं। ये हेडिंग्स देख लें आप, ये सारी हेडिंग्स आपने पूरी करनी है अपनी रिसर्च के अंदर। ये इंट्रोडक्शन का जो आई है ना, इसके बिल्कुल नीचे ये नंबर आएंगे आपके सारे के सारे, और ऐसे ही आपने नंबरिंग देनी है। 1.1 बैकग्राउंड इन इंट्रोडक्शन, 1.2 स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, 1.3 सिग्निफिकेंस, रिसर्च सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी भी कह सकते हैं, 1.4 रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, 1.5 रिसर्च क्वेश्चंस, और 1.6 रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक हो गया? और ऐसे ही डॉट्स आपने लगाने हैं, ये गौर से देख लें, ये डॉट्स हैं सारे, आपने स्पेसेस नहीं देनी। और ये पेज नंबर आपके जो हैं ये एक लाइन के अंदर आने चाहिए सारे के सारे, और पेज नंबर्स आपने ऐड करने हैं अपनी रिसर्च के अंदर। इस वजह से यहाँ पे ये पेज नंबर मैंने अंदर जो जिस पेज पे जो हेडिंग होगी आपने बाहर यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स में वही पेज नंबर मेंशन करना है, ताकि हम, अगर मेरा अचानक दिल करता है, फॉर एग्जांपल 3.5 डाटा एनालिसिस है, पेज नंबर 27 है, मैं 27 पे जाके देख सकूँ, ठीक हो गया? और ये चैप्टर जो हेडिंग्स आ रही हैं आपकी, ये 1 2 3 4, इनको आपने ऑटोमेटिक नंबरिंग देनी है जो वो होती है, और ये जो मेन नंबरिंग है ये सारी बोल्ड होगी आपकी, ठीक हो गया? ये अंदर के टेबल ऑफ कंटेंट में किसी चीज़ को भी आपने बोल्ड नहीं करना। ये हो गया लिटरेचर रिव्यू की। ये पहली हेडिंग तो मस्ट है आपकी, इंट्रोडक्शन 2.1, चैप्टर 2 है ना, तो 2.1, 1 था तो 1.1 था, 3 होगा तो 3.12। तो ये आपके अपने, आपने इसके अंदर ये चीज़ याद रखनी है, काफ़ी सारे लोगों ने, तकरीबन सब ने, वो जो मैंने शुरू में बनवाई थी ना एम्पिरिकल रेफरेंसेस या आपके थियोरेटिकल रेफरेंसेस, आपने यही हेडिंग्स दी हुई हैं, आपने वो हेडिंग्स नहीं देनी। ये हेडिंग्स देख रहे हैं ना आप, सर्विलेंस एंड पावर इन लिटरेचर, पैनऑप्टिसिज्म इन लिटरेचर, आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन इन लिटरेचर, सर्विलेंस एंड यंग एडल्ट लिटरेचर। थीमेटिक हेडिंग्स आपने देनी है अपने कंटेंट के हिसाब से, जो आपके रिसर्च के रेलेवेंट जिस तरह की हेडिंग्स हो सकती है ना, आपने बताना है कि इस जॉनरा में काम पहले हो चुका है, इस कैटेगरी में काम पहले हो चुका है, आपने कैटेगराइज करना है अपने वर्क को,
और उसके अंदर आपने अरेंज करना है हर चीज़ को। तो ये वाली जो हेडिंग्स हैं आपकी, ये आप अपने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ करेंगे खुद। ये पहली हेडिंग लाजमी होनी चाहिए 2.1 इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर 3 रिसर्च मेथडोलॉजी, तो चैप्टर के नेम भी यही आने चाहिए जो मैंने लिखे हुए हैं। और इसमें भी 3.1 इंट्रोडक्शन मस्ट है, ये भी मस्ट है। रिसर्च डिज़ाइन आपने किया हुआ है, अप्रोच भी आपने की हुई है, डाटा कलेक्शन ये आप ये इसकी जगह आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज भी कर सकते हैं जो आपको मैंने बताए हुए हैं। डाटा एनालिसिस आपने कैसे करना है, रिसर्च क्वेश्चन वे, थीमेटिक एनालिसिस आपको 2 बताए थे। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, ये हेडिंग आपकी लाजमी होनी चाहिए। थ्योरी आपकी कौन सी है, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के नाम की हेडिंग देनी है। उसके अंदर जो जो आपकी थ्योरी है या जो उसके पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स हैं, आपने उनको मेंशन करते जाना है, ठीक है। और ये 3.7 एथिकल कंसिडरेशंस और 3.8 डिलिमिटेशंस या लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी, ये ऐड होने चाहिए आपके, ये सारी हेडिंग्स। उसके बाद आते हैं चैप्टर 4 जो एनालिसिस है, सबसे मेन। अब ये चीज़ याद रखनी है आपने, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने एनालिसिस बहुत छोटा लिखा हुआ है। तो ये हम जो पूरी की पूरी रिसर्च कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस के लिए कर रहे हैं। हमें एनालिसिस चाहिए, हमें टेक्सचुअल एविडेंसेस चाहिए। आप लोग एक एक दो दो चार चार पेजेस के एनालिसिस करके आ रहे हो, उससे क्या पता लगेगा। लोगों ने कोटेशंस लिखी हुई हैं अच्छी खासी बड़ी बड़ी, और कोटेशंस के नीचे 2-2 लाइनों के एक्सप्लेनेशन दी है, जो कभी भी जस्टिफाई नहीं होता। आप एक बात करते हो प्रॉपरली, एक बात चलाते हो कि हाँ जी ऐसे ऐसे है पूरे लिटरेचर में, फिर आप बीच बीच में कोटेशंस के साथ आप रेफरेंसेस देते जाते हो अपनी बात में वजन डालने के लिए, ना कि आप कोटेशन लिख के उसको एक्सप्लेन करते हो। तो ये एनालिसिस होता है, ठीक है। इसमें भी पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन की मस्ट है। इंट्रोडक्शन में आपने जनरली, आपको पता है कि जो जो चीज़ें हो चुकी हैं। हाँ, इसमें भी एक और बात, कुछ लोगों ने इंट्रोडक्शन जो हर चैप्टर का ना, फॉर एग्जांपल चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन था, चैप्टर 4 का है, जैसे भी है, इसके अंदर उन्होंने कंप्लीट बुलेट पॉइंट्स जैसे चैप्टर 1 में लिखे थे ना, वो सारे दोबारा लिख दिए। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बुलेट पॉइंट्स में लिख दिए, क्वेश्चंस नंबरिंग दे दी, रिसर्च प्रॉब्लम की हेडिंग दे दी। ऐसे नहीं करना, मैंने आपको बताया था आपने पैराग्राफ फॉर्म के अंदर लिखना है। तो ये पैराग्राफ फॉर्म में आएंगे इंट्रोडक्शन आपके, 1 से 2 पैराग्राफ आप लिख दें, जिसमें कंप्लीट आप बताते हैं कि हमारे ये थ्योरी थी, ये नॉवल था, ये सारा कुछ हमने किया। उसके बाद आप अपने जो रिसर्च क्वेश्चन है ना आपके, अपने रिसर्च क्वेश्चंस के हिसाब से आप अपने ये एनालिसिस की हेडिंग्स बनाएंगे, ठीक है। हेडिंग्स बनानी है एनालिसिस में और रिसर्च क्वेश्चंस के हिसाब से। फॉर एग्जांपल इनका पहला रिसर्च क्वेश्चन था कि सर्विलेंस कैसे एक टूल के तौर पे काम करती है लोगों की साइकी कंट्रोल करने के लिए, तो उन्होंने उससे ये हेडिंग बनाई है, सर्विलेंस एज अ टूल ऑफ साइकोलॉजिकल कंट्रोल। तो ये दूसरी भी थीम के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन से आपने हेडिंग बनानी है, ठीक हो गया। ये चीज़ याद रखनी है आपने। और उसके बाद ये जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट है, इसके अंदर भी आपकी थ्रू आउट पूरा जो थीसिस है ना, वो लाइन स्पेसिंग जो आपकी, ये लाइन के दरमियान की जो स्पेसिंग है, ये आपकी 1.5 रहेगी पूरी रिसर्च में। लोगों ने बहुत मिस्टेक्स की हुई है इस चीज़ के अंदर। ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने अलग से नोट की हुई हैं, मैं सारी आपको वीडियो के एंड पे भी बताता हूँ। उसके बाद नॉर्मली अक्सर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस तरह वाली हेडिंग्स बनवाते हैं आखिरी चैप्टर की, समरी, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। तो आप इतने लंबे चक्रों में ना पढ़ें, आप सिर्फ कंक्लूजन ये जो है आपका, आप इसको यहाँ पर लिखें पॉइंट नंबर 5 पे। लेकिन ये याद रखिएगा, कंक्लूजन आप लोगों ने ना, कुछ लोगों ने ऐड ही नहीं की, कुछ लोगों ने ऐड की है तो एक पैराग्राफ 2-4 लाइनों की ऐड की है। पूरा पेज होना चाहिए कम से कम आपका कंक्लूजन पे, ठीक है। तो वही बाकी चीज़ें एंड पे, ये रेफरेंसेस की हेडिंग आपकी आ जाएगी कंप्लीट कैपिटलाइज, जैसे चैप्टर हेडिंग्स आई थी। और ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद आती है बारी आपके एब्स्ट्रैक्ट की। ये एब्स्ट्रैक्ट आप देख लें अच्छे से कि कैसे लिखा हुआ है। ये जो ऊपर वाली हेडिंग है, ये इसका साइज 16। ये एब्स्ट्रैक्ट एक वाहिद एक ऐसा पैराग्राफ है पूरे के पूरे थीसिस के अंदर जिसको आपने यहाँ पे इंडेंट नहीं करना। इंडेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि आधा इंच जो आप पहली लाइन आगे कर देते हो। तो ये एब्स्ट्रैक्ट वाहिद एक पैराग्राफ ऐसा होता है पूरे थीसिस के अंदर जिसमें आप इंडेंट नहीं करते, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा, इसमें आपने पैराग्राफ्स नहीं बनाने, ये पूरा एब्स्ट्रैक्ट हमेशा एक ही पैराग्राफ में होता है। और ये याद रखनी है कि ये 200 से 250 वर्ड्स का होता है, ठीक है। कोशिश करनी है कि ये तकरीबन 240, 35, 40, 50 के करीब ही हो, इसे ऊपर ना जाए, ठीक। ये चीज़ होगी। और इसमें आपने सबसे पहले जो है ना, ये अपने बताना कि स्टडी का पर्पज़ क्या है, ये थ्योरी आप कौन सी ये देखें यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपका जो नॉवल कौन सा है वो सारा कुछ आपने बता दिया। उसके बाद आप जो सारे इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं वो सारा कुछ आप बता सकते हैं। और ये रिसर्च की सिग्निफिकेंस भी आगे, दिस रिसर्च कंट्रीब्यूट्स टू अफ्रीकन लिटरेरी स्टडीज़, ट्रॉमा स्टडीज़, फलां फलां फलां। उसके बाद नीचे आपने इसी एब्स्ट्रैक्ट के अंदर से जो मेन कीवर्ड्स हैं आपके, आपने वो लिखने होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, जैसी फॉर्मेटिंग में बता रहा हूँ एग्जैक्टली वैसी करनी है आपने। ये कीवर्ड्स की हेडिंग देख रहे हैं, बोल्ड की हुई है और इटैलिसाइज की हुई है।
पूरे थीसिस में सिर्फ ये एक वाहिद हेडिंग है जो इटैलिसाइज होती है, तो बोल्ड भी करनी है, इटैलिसाइज भी करनी है। कीवर्ड्स कंप्लीट कैपिटल नहीं कर देना, ये पहला वर्ड कैपिटल है बस। उसके बाद ये जो आपके कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स में भी सिर्फ पहला वर्ड कैपिटल है, बाकी सारे वर्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे स्मॉल करने हैं, ठीक है। ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं हम चैप्टर 1 पे। चैप्टर 1 की ये देख लें आप फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। चैप्टर 1 और ये इंट्रोडक्शन, ये जो दो चीज़ें हैं, इनका फॉन्ट साइज़ 16, मेन हेडिंग्स जो आपके हैं जिस तरह 1.1 है, 1.2 हो गई, 2.1, 2.2, इनका फॉन्ट साइज़ होगा 14। और ये लिखने आपने ऐसे ही लिखना है, 1.1 यहाँ पे लिखा जाएगा, ये क्योंकि इंडेंट मैंने किया हुआ है पैराग्राफ, ऐसे आपने इंडेंट करना है। ये देख लें इंडेंटेशन भी हर पैराग्राफ की, पहली लाइन इंडेंट की हुई है। और ये मार्जिन देख लें, ये जस्टिफाइड है, इधर से जस्टिफाइड है, काफ़ी सारे लोगों के जस्टिफाइड नहीं थे। और ये टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट है, 12 है, और ये जो लाइन स्पेसिंग दरमियान में आपको नज़र आ रही है ये 1.5 है। तो ये 14 साइज़ है, ये 1.1 यहाँ पे इस लाइन के साथ अलाइन करके लिख दिया। और जो पहला वर्ड होगा ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन या जो भी है, वो आपने इसके साथ अलाइन करके यहाँ से लिखना है, ठीक हो गया। मेन हेडिंग के लिए बता रहा हूँ। अब उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी है, ये नावल का नाम आपके पूरे थीसिस के अंदर जहाँ भी आएगा, ना सिर्फ आपके नावल का नाम, बल्कि कहीं भी कोई भी किसी के नावल का नाम भी आ जाता है ना आपके लिटरेचर रिव्यू के अंदर, पूरी रिसर्च के अंदर किसी की बुक का नाम आ जाता है, आपके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर लोगों के आर्टिकल्स, लोगों की बुक्स की आप बात करते हैं, तो किसी का आर्टिकल का नेम, किसी की बुक का नेम, या आपके अपने नावल का नाम, वो हमेशा जहाँ भी होगा इटैलिसाइज्ड होगा, ठीक है। और उस बुक के आगे आप ऐसे ब्रैकेट के अंदर ईयर ऑफ पब्लिकेशन का ज़रूर लिखेंगे हर जगह। ये इटैलिसाइज्ड नहीं होगा ईयर, सिर्फ नाम इटैलिसाइज्ड होते हैं, ठीक हो गया। पहली दफ़ा आप अपने नॉवलिस्ट जो है उसका नाम आप ये पूरा लिखेंगे, ये आपको नज़र आ रहा होगा, पहली दफ़ा पूरा लिखना है। इसके बाद जो है आप सिर्फ ये सेकंड या उसका सर नेम यूज़ कर सकते हैं हर जगह, ज़रूरी नहीं होता कि बार बार आप वही करते रहें। उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अब जिस तरह ये आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ में इसकी बात हुई थी, अकंडे की राइटिंग है ये, द ट्रूथ अबाउट सादिया, इस नावल पे हम काम करें, 2023 में पब्लिश हुआ है। इस पैराग्राफ में इसकी बात हो गई ना, इस पैराग्राफ के एंड पे आके आपने ये इसका रेफरेंस ज़रूर देना है। इसको बोलते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन, ये भी इन टेक्स्ट साइटेशन है, ये भी है, ये नैरेटिव स्टाइल है, ये जो है ये पैरेंथेटिकल रेफरेंस है। तो हर पैराग्राफ में, पूरे थीसिस में, आगे जाके मज़ीद दिखाता हूँ आपको, पूरे पैराग्राफ में कहीं भी अगर कोई रेफरेंस गिवन है ना, तो उस पैराग्राफ के एंड पे ये रेफरेंस ज़रूर आना चाहिए उसी का, या कंडे कॉमा 2023, ठीक हो गया। और ये फुल स्टॉप ये गौर से देखें आप, मैं फुल स्टॉप बाद में लगाया हुआ है, मैंने पहले नहीं लगाया हुआ, ठीक है। ये नहीं लगाना आपने, एंड पे जाके एक ही दफ़ा फुल स्टॉप आएगा आपका। ये चीज़ आपने याद रखनी है सारी की सारी। पेज नंबरिंग आपने इधर ऐड कर लेनी है, इधर दरमियान में बॉटम में सेंटर में आपके नंबर आएंगे, पेज नंबर्स, ठीक हो गया। तो ये 16 साइज़ कैपिटल में, ये चैप्टर 1 की हेडिंग इधर, इंट्रोडक्शन की इधर। आप चाहें तो इसके ऊपर भी चैप्टर 1 लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन APA 6th एडिशन के मुताबिक ऐसे होता है, ऐसे लिख लें वो भी अच्छा है। ये 14 साइज़ और ये सारा कुछ आपके सामने है। ये इसका सेकंड पेज है इंट्रोडक्शन का। अब इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है ये 1.2 की हेडिंग सेम वैसे ही लिखी है जैसे मैं 1.2 आपको 1.1 बताया था। 14 साइज़ है इसका, ये देखें ये इस लाइन के साथ अलाइन होके, और ये इसको भी टैब आप दबाएंगे नहीं, खुद ही यहाँ पे आ जाएगा, ये इस लाइन के साथ अलाइन होके हो रहा है। और ये सारे पैराग्राफ्स आपको इंडेंटेड नज़र आ रहे होंगे। अब इस पैराग्राफ के अंदर देखें आप, आपको, या बल्कि इस पैराग्राफ में देखें, ये एडवर्ड सईद के ओरिएंटलिज्म की बात हो रही है, और उसके बाद कैथी के रुत की बात हो रही है। अब ये नीचे आएंगे तो दोनों के मैंने रेफरेंसेस दे दिए हैं पैराग्राफ के एंड पे, पैरेंथेटिकल रेफरेंस। अगर एक पैराग्राफ में एक ही बंदे का रेफरेंस आ रहा है, जैसे ये था, तो ये तो आपने ऐसे लिख दिया। अगर एक पैराग्राफ में एक से ज़्यादा लोगों की बात हुई है, जैसे कैथी के रुत की बात हुई है, एडवर्ड सईद की बात हुई है, तो ब्रैकेट के अंदर आप सईद का रेफरेंस लिख रहे हैं 1978, इसको इस सेमी कॉलन के साथ आपने अलग कर दिया, और ये आगे दूसरा रेफरेंस दे दिया। 4 रेफरेंस हैं, फिर सेमी कॉलन लगाएं अगला, फिर सेमी कॉलन लगाएं अगला, ऐसे करके आपने इसको लिखना है। बस ये याद रखना है कि पूरे पूरे थीसिस में जहाँ भी आपका कोई रेफरेंस किसी पैराग्राफ में आ रहा है, उसके एंड पे आपने ये इंटेक्स्ट साइटेशन ज़रूर ऐड करनी है। इसके बाद ये आपकी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग है। ये देखें मार्जिन जस्टिफाइड है, इधर से भी जस्टिफाइड है। ये हेडिंग्स अगेन वैसे ही जैसे मैंने बताया है, 14 साइज़। और कुछ लोगों ने रिसर्च का R कैपिटल किया हुआ था, ऑब्जेक्टिव्स का O कैपिटल नहीं किया हुआ था, तो ये भी कैपिटल होगा, क्वेश्चंस का Q भी कैपिटल होगा, ठीक है। ये लाइन तकरीबन सब ने मिस की हुई है, ये लिखनी है, द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस रिसर्च आर, आगे ये देखें सेमी कॉलन लगा हुआ है,
उसके बाद आप ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में लोगों ने नंबरिंग दी हुई थी, नंबरिंग नहीं देनी, ये बुलेट्स बनानी, ऐसे होती हैं बुलेट्स, डिफरेंट अपने स्टाइल नहीं बनाने के, आपको अच्छा लग रहा है तो आप बना ले, ये ऐड करना है आपने। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक पूरा का पूरा एक किस्म की एक ही बात चल रही है, सेंटेंस यहाँ पे आगे एंड हो रहा है, ये देखें, द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस रिसर्च आर टू रीड द ट्रूथ अबाउट सादिया फला फला फला, तो ये एक ही सेंटेंस चल रहा होता है इस तरह से। रिसर्च क्वेश्चंस, इनमें आपकी नंबरिंग लगती है, और काफ़ी सारे लोगों को मैंने ये हाईलाइट करके दिखाया भी है कि आपने इनको हमेशा इन नंबर्स को बोल्ड करना है, और क्वेश्चंस आपके इस तरह वाले होने चाहिए, हाउ व्हाट इस तरह करके, और आगे इसको क्वेश्चन मार्क लगता है। मैंने बाकी कंप्लीट प्रिंटिंग नहीं की कि लिटरेचर रिव्यू भी प्रिंट करूँ, और सारा लिटरेचर रिव्यू के अंदर भी वही चीज़ें जो आपको मैंने बताई हैं कि आपने हर पैराग्राफ में जहाँ जहाँ रेफरेंस गिवन है, हर पैराग्राफ में होगा रेफरेंस, आपने उसके एंड पे ब्रैकेट में ज़रूर रेफरेंस देना है, ठीक हो गया? ये हो गया। उसके बाद आपने उसके अंदर इंट्रोडक्शन स्टार्ट में ऐड कर देना है, बीच में थीमेटिक हेडिंग्स आपने दे देनी है, वो सारा कुछ मैंने बता दिया। और कुछ लोगों ने ना ये जिस तरह ये पैराग्राफ के अंदर ये ओरिएंटलिज्म लिखा हुआ है या कोई भी चीज़ लिखी हुई है, उन्होंने अंदर अंदर लाइनें कुछ ना कुछ वर्ड्स लोगों के नाम बोल्ड किए हैं। तो ये याद रखिएगा, पूरे थीसिस में जस्ट हेडिंग्स बोल्ड होती हैं और कुछ नहीं होता। तो दरमियान में जो जो कुछ आपने बोल्ड किया हुआ है, बिला वजह का इटैलिसाइज किया हुआ है, वो सब कुछ ख़त्म करना है। जो जो कुछ इटैलिसाइज करना है वो मैंने आपको बता दिया। बुक्स के नाम, नॉवेल्स के नाम, आर्टिकल्स के नाम आपने वो लोग करने हैं इटैलिसाइज बस। अब ये सिमिलरली ये देख रहे हैं चैप्टर 4 की हेडिंग रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, आप इसको फाइंडिंग्स एंड डिस्कशन भी कर सकते हैं, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन भी कर सकते हैं। इनका साइज़ मैंने आपको पहले बता दिया, 16 कंप्लीट कैपिटल होगा, ठीक है। अब ये जो है 4.1 सिमिलरली वैसी हेडिंग है, इसका साइज़ 14, ये 4.1 इस लाइन के साथ अलाइंड है, इंट्रोडक्शन का इस लाइन के साथ अलाइंड है, ठीक हो गया। अब इसके बाद आपको ये नज़र आ रहा होगा जहाँ जहाँ नाम आ रहे हैं, ये अनक्लेम्ड एक्सपीरियंस इटैलिसाइज किया है, ओरिएंटलिज्म इटैलिसाइज्ड है, ये नावल का नाम आ रहा है इटैलिसाइज्ड है, सारा कुछ ये नज़र आ रहा है आपको। ये सारी चीज़ें आपने अपने ध्यान में रखनी है, ठीक हो गया। वही प्रॉपर इंडेंटेशन आ रही है पैराग्राफ्स की, ये देखें, ये देखें, मार्जिन सारे के सारे जस्टिफाइड आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। और पैराग्राफ की लेंथ भी आप देख लें, आप लोगों ने छोटे छोटे 3-3 4-4 लाइनों के पैराग्राफ बनाए हुए हैं, उनको मर्ज करके इस तरह के बड़े पैराग्राफ्स आप बनाएं। और हर चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन आप लिखते हैं ना, उसके अंदर आप ये बताते हैं, ये देखें, दिस द चैप्टर इज़ एन एनालिटिकल कोर ऑफ द करंट थीसिस, इन द चैप्टर द ऑथर प्रेजेंट्स फला फला फला। जो उसके बाद ये है सबसे इम्पोर्टेंट पेज, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। ये मेन हेडिंग 4.2 जो मैंने आपको पहले बताया, जो मेन चैप्टर की हेडिंग थी वो कैपिटल होनी थी और 16 होनी थी। जो इस तरह की मेन हेडिंग्स हैं 4.1 4.2, ये इनका साइज़ मैंने आपको बता दिया, ये 14 है मेन हेडिंग्स का। जो इनकी सब हेडिंग्स हैं उसका साइज़ हमेशा होगा 12, उसकी भी सब हेडिंग का साइज़ होगा 12, लोएस्ट साइज़ हमारे पास 12 है हेडिंग्स में। और ये 4.2 रिजल्ट्स एंड डिस्कशन मेन हेडिंग थी। 4.2.1 इसके अंदर हमने बना दिया ट्रॉमा इन द ट्रूथ अबाउट सादिया, इस नावल के अंदर जो ट्रॉमा है। अब इसके अंदर मुझे मजीद सब हेडिंग्स बनाने की ज़रूरत पेश आ रही है, मैंने इसकी भी सब हेडिंग बना दी। 4.2.1.1 मेन हेडिंग 4.2, उसकी सब हेडिंग 4.2.1 और इसकी सब हेडिंग 4.2.1.1, इस तरह करके आपने बना देने। अब इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाह रहा था, आपने कोटेशंस का क्या करना है, कोटेशंस का रूल आपको समझ आना चाहिए अच्छे से। ये देखें, दो तरह की आपके पास कोटेशंस हैं, एक वो विच इज़ लेस देन 40 वर्ड्स और एक वो विच इज़ बिगर देन 40 वर्ड्स, ठीक हो गया। जो लेस देन 40 वर्ड्स की कोटेशन है, मिसाल के तौर पे यहाँ से लेके ये यहाँ तक मैंने लिखी हुई, ये एक कोटेशन है, ठीक है। इस कोटेशन को आपने एज इट इज़ लिखना है, मतलब इन्वर्टेड कॉमास आएंगे इस छोटी कोटेशन में, ध्यान से याद रखना है सब कुछ। इस छोटे वाली कोटेशन 40 वर्ड से छोटे वाली कोटेशन, इसमें इन्वर्टेड कॉमास आएंगे, और ये आपने अलग से नहीं लिखनी, ये आपने इस पैराग्राफ के अंदर ही मर्ज करके लिखनी है, जैसे ये आपके सामने इस पैराग्राफ के अंदर ही लिखी हुई है, अलग से मैंने कहीं प्लेस नहीं की हुई। और इसके एंड पे जो आपका रेफरेंस आएगा वो ऐसे वाला आएगा, ये आप देख सकते हैं, अकंडे, ये राइटर का नाम था, सेकंड नेम, कॉमा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन 2023, कॉमा, स्पेस देनी है, फिर पी डॉट, आगे पेज नंबर 171। जो जो कोटेशन आपके जिस पेज से होगी आपने जस्ट ये पेज नंबर रिप्लेस करते जाने। तो पूरे के पूरे आपके एनालिसिस के अंदर या मेथोडोलॉजी के अंदर जहाँ भी आपने कोटेशन देनी है ना कोई भी, उसके एंड पे ये कंप्लीट रेफरेंस आपने लिखना है, सिर्फ पेज नंबर नहीं लिखना, कंप्लीट ऑथर का नेम, मतलब ऑथर का सेकंड नेम, कॉमा 2023, कॉमा पेज, जो भी आपका ऑथर है, जो भी उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन है उस नावल का,
उसके साथ आपने पेज नंबर ज़रूर मेंशन करना है, और ये कंप्लीट रेफरेंस आएगा, सिर्फ पेज नंबर नहीं लिखना आगे जाके आपने। ठीक हो गया। अगर डायरेक्ट कोटेशन नहीं है तो आप सिंपली ये वाली कोटेशन ऐसे करके रेफरेंस लिखें। ये ऐसा ही रेफरेंस है, आपको नज़र आ रहा होगा। बस क्योंकि डायरेक्ट कोटेशन थी इन्वर्टेड कॉमा से, इसलिए पेज नंबर अलग हमें लिखना पड़ा, कोई डायरेक्ट हमने कहीं किसी पेज का रेफरेंस दिया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये कोटेशन है मोर देन 40 वर्ड्स। ठीक है, ब्लॉक कोटेशन हम इसको बोलते हैं, ये याद रखना है। वो दूसरी स्मॉल कोटेशन थी, ये ब्लॉक कोटेशन है। इस ब्लॉक कोटेशन का तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। स्मॉल कोटेशन में हमने इन्वर्टेड कॉमास लगाए थे, ये नज़र आ रहे हैं आपको। ब्लॉक में आपने नहीं लगाने। ठीक है, उसके बाद उसका जो साइज़ था वो 12 ही था, जैसे नॉर्मल पैराग्राफ में चल रहा है, क्योंकि पैराग्राफ का पार्ट बना दिया हमने उसे। ये ब्लॉक कोटेशन अलग से हमने लिखनी है, तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है आप 11 रखेंगे। ये बाकी से छोटा आपको फ़ॉन्ट साइज़ मालूम हो रहा होगा, इसका ऐसे रखना है। उसके बाद अब इंडेंट करने के लिए ना, जिस तरह ये पैराग्राफ को हमने इंडेंट किया हुआ है, ये वाला या ये वाला पैराग्राफ इंडेंट किया हुआ है, इसको इंडेंट करने के लिए हम पहली लाइन के शुरू में लाते हैं ना कर्सर, यहाँ पे आके टैब दबाते हैं, वो खुद ब खुद आगे हो जाता है। आपने इस कोटेशन को ब्लॉक बनाने के लिए ये करना है कि पहली नहीं, दूसरी लाइन के शुरू में आपने कर्सर लाना और टैब दबा देना। ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से इधर मूव होकर इधर आ जाएगा। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने ये देखें, ये वाली लाइन आ रही है, तो इसके साथ आपने जो है इसको भी इधर कर लिया थोड़ा सा। इसके लिए आपके MS वर्ड के ऊपर ना एक ऑप्शन आता है, शायद देख लीजिएगा, जिसमें भी आता है वो रूलर का ऑप्शन आता है ऊपर, जो पेज लेआउट, इंसर्ट, होम, इन ये लिखे होते हैं ना, इनमें किसी में रूलर का ऑप्शन होगा। रूलर पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आपका जो बार होता है ना, उसके नीचे एक स्केल खुल जाएगा। इस लाइन की सीध के अंदर अगर आप देखेंगे ना, तो आपको ऊपर एक इस तरह का छोटा सा ये निशान मिलेगा, ऐसे वाला। आपने इसको पकड़ के थोड़ा सा पीछे ले आना है, खुद ब खुद ये पैराग्राफ जो है पीछे आ जाएगा। ठीक है, इतना करना है मैक्सिमम। ये देख लें आप, स्पेस मैंने कितनी कितनी छोड़ी हुई है। और जो ये रेफरेंस पेज नंबर वाले दिया था ना, वो रेफरेंस एज इट इज़ आएगा, जो मैंने पहले बताया। सरनेम कॉमा ईयर ऑफ पब्लिकेशन कॉमा पेज नंबर डॉट 251 पेज नंबर है। तो ये आपका स्मॉल कोटेशन और ब्लॉक कोटेशन का पैटर्न आपको पता होना चाहिए और कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप आ जाएं एंड रेफरेंसेस पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मार्जिन इनके भी जस्टिफाइड होंगे, ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये इधर से भी जस्टिफाइड है। ठीक है, उसके बाद जो है ये रेफरेंसेस की जो हेडिंग है, इसका साइज़ 16, सारी मेन हेडिंग्स का साइज़ जो है 16 होगा। जो अंदर की हेडिंग्स होती हैं उनमें और होता है। और रेफरेंसेस के अंदर आपने हेडिंग नहीं देनी कोई भी। आप लोगों ने जो मुझे जमा करवाया है ना रिसर्चेस, उसमें आपने बीच बीच में हर चैप्टर में आपने ना, मिसाल के तौर पे आपने लिटरेचर रिव्यू में एम्पिरिकल रेफरेंस की हेडिंग दी है, एक तो वो नहीं देनी थी, थीमेटिक हेडिंग देनी है। उसके बाद आपने वहीं पे रेफरेंसेस ये वाले ऐड किए हैं। पूरे थीसिस में जहाँ जहाँ आपने रेफरेंसेस ऐड किए हैं, उन सबको उठा के आपने एंड पे ला के इस तरह बनाना है। 1 पेज, 2 पेज, 4 पेज, 10 पेज, जितने बने आपके। तो ये रेफरेंसेस की हेडिंग दे के इस तरह से आपने लिखना है पूरे थीसिस के। और इसमें हेडिंग नहीं आएगी, इसमें आपने ये नहीं लिखना कि ये वाले रेफरेंसेस एम्पिरिकल हैं, ये थियोरेटिकल हैं, ये थेरी के हैं, ये फलां के हैं, ऐसे नहीं लिखना। हेडिंग्स रिमूव करके सब रेफरेंसेस को इकट्ठा लिख देना। और इन सबको आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ये नज़र आ रहे होंगे, BCHNORSVVZ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। ये हो गया। उसके बाद आपने ये देख लें, पहली लाइन इधर ही है। पैराग्राफ में हमने पहली लाइन को इंडेंट किया था, अगर आपको याद हो। इन रेफरेंसेस के अंदर हमने हैंगिंग इंडेंट यूज़ करना है। ये दूसरी, तीसरी, चौथी 10 लाइनें भी हैं, तो पहली लाइन अपनी जगह पे स्टार्ट होगी, अगली लाइन से आगे से स्टार्ट होगी। ये हैंगिंग इंडेंट है। ये आपको मैंने सिखाया भी था। आप मज़ीद इसको जो है वो देख भी लीजिएगा पेज सेटअप में जाके। इन सबको चाहे सिलेक्ट कर लें आप, पेज ऊपर जो होता है ना पैराग्राफ, उस पर क्लिक करके पेज सेटअप में जाके, बल्कि पेज लेआउट का ऑप्शन ऊपर, उस पर क्लिक करें। वो बार्स में एक पेज सेटअप होता है, उसके नुक्कर पे जाके छोटा सा बटन, उसको क्लिक करें। उसके अंदर एक होता है, उसके अंदर इंडेंट का ऑप्शन होता है बॉक्स में, उसको क्लिक करेंगे ना, उसमें लिखा होगा उसने फर्स्ट लाइन नो इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, उसमें हैंगिंग पे क्लिक कर देना आपने। ये हैंगिंग इंडेंट होता है। वो दूसरा फर्स्ट लाइन वाला था जो हमने पैराग्राफ में यूज़ किया था। तो ये चीज़, ये रेफरेंसेस की होगी फॉर्मेटिंग। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जितने आपने रेफरेंसेस यहाँ पर दिए हैं, ये सारे रेफरेंसेस आपके अंदर मौजूद होने चाहिए टेक्स्ट के, वो जो मैंने बताया पैराग्राफ के एंड पे भी और अंदर भी। और अंदर जितने रेफरेंसेस आपने दिए हैं वो सारे के सारे इधर मौजूद होने चाहिए। ये चीज़ आपने याद रखनी है अच्छे से। उसके बाद मज़ीद डिटेल के अंदर आप अगर आएँ, तो आपने ये यहाँ पे आर्टिकल का टाइटल आपने इटैलिसाइज नहीं करना। ये जो नज़र आ रहा है ना आपको, जर्नल का नेम, कंपैरेटिव
लिटरेचर स्टडीज़, इसको आपने इटैलिसाइज करना है। ये जो आपको वॉल्यूम नंबर नज़र आ रहा है ब्रैकेट से पहले वाला 51 वाला, ये इटैलिसाइज करना और किया भी होगा, आपको नज़र आ रहा होगा। सिमिलरली ये इधर आप आ जाएं, ये नावल ये मैंने नहीं किया, आर्टिकल का नाम स्टडीज़ इन द नावल, ये जर्नल का नाम है, इटैलिसाइज हो गया। ये 40 आपको नज़र आ रहा है, इटैलिसाइज किया हुआ है, ये वॉल्यूम नंबर आपने इटैलिसाइज कर देना है। तो इसी तरीके से ये देखें, ये 48 इटैलिसाइज्ड है, ये अफ्रीका टुडे जर्नल, मेमोरी स्टडीज़ जर्नल है, ये 7 इटैलिसाइज्ड है। इसी तरीके से आपने ये 4 इटैलिसाइज कर दिया, ये ह्यूमैनिटीज़ जर्नल का नाम है, ये यहाँ पे 120 वॉल्यूम नंबर इटैलिसाइज्ड है। ये आपका जो है फेमिनिस्ट रिव्यू, ये जर्नल है, इसको इटैलिसाइज कर दिया। तो ये इस तरीके से आपने रेफरेंसेस को करना है। इसके बाद कुछ जनरल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं, उसमें ये सारी चीज़ें दोबारा रिवाइज हो जाएंगी, और कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, इटैलिक। क्या क्या आपने इटैलिक करना है मैंने आपको बता दिया। आपने अपने जो नॉवेल्स के नेम है, या किसी और नॉवल का नेम है, या किसी आर्टिकल का नेम है, आपने सिर्फ वो इटैलिसाइज करने हैं। और शुरू में आपने एब्स्ट्रैक्ट की जो कीवर्ड वाली हेडिंग थी, उसको भी आपने बोल्ड और इटैलिक किया था। ये चीज़ें आपकी इटैलिक होंगी। और ये एंड पे रेफरेंसेस में मैंने आपको बताया, वॉल्यूम नंबर्स और जो जर्नल का नेम है वो इटैलिसाइज करना है आपने। तो ये इटैलिक के बारे में हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको इंडेंटेशन के बारे में मैंने बताया। इंडेंट आपने पूरे के पूरे थीसिस के अंदर पैराग्राफ्स जो है उनकी पहली लाइन इंडेंट करनी है, फर्स्ट लाइन। और रेफरेंसेस के अंदर आपने हैंगिंग इंडेंट यूज़ करना है, जो मैंने बता दिया आपको, ठीक हो गया। तीसरी चीज़, जो हेडिंग के नेम्स हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि हेडिंग के नेम्स आपने कैसे लिखने हैं। उसमें आपने मेन जो चैप्टर हेडिंग्स है, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, वो 16 साइज़ कंप्लीट कैपिटल। उसके बाद जो इंट्रोडक्शन नीचे वाला है आपका, जो फॉर एग्जांपल 1.1 है, वो 14 साइज़ होगा। जो उसकी सब हेडिंग बनेगी 1.1.1, वो 12 साइज़ होगा। वो सारी चीज़ें। उसके बाद चौथी चीज़ जो इसके अंदर आती है वो आपकी साइटेशंस आ जाती हैं। उसके बारे में मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया कि आपने हर पैराग्राफ में जहाँ जहाँ आपने रेफरेंस यूज़ किया है उसके एंड पे आपने ब्रैकेट के अंदर जो आपका, जैसे ये रेफरेंस स्मिथ 2010, ऐसे वाला आपने पैरेंथेटिकल रेफरेंस ज़रूर ऐड करना है। इसका मकसद यही होता है कि आपने एक काम, अगर किसी का लिखा हुआ काम आपने यूज़ किया अपनी राइटिंग के अंदर, तो आप उसको क्रेडिट दे रहे हो। अगर आप क्रेडिट नहीं दोगे तो मतलब आप चोरी कर रहे हो। तो ये चीज़ भी प्लेजरिज्म होती है। उसके बाद आपको मैंने टाइटल पेज के बारे में बता दिया, उस पर भी सारा कुछ 16 साइज़ में था, बस एक चीज़ थी 14 में, वो मैंने आपको बता दी थी, वो उसमें दोबारा देख लीजिएगा। उसके बाद आपने पेज नंबर्स, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो आपका टाइटल पेज होता है, ये याद रखिएगा, टाइटल पेज में कोई भी पेज नंबर नहीं होता। फर्स्ट आपका जो है ना, आपका टेबल ऑफ कंटेंट और एब्स्ट्रैक्ट, इन पे जो पेज नंबर होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं। इंट्रोडक्शन से ऑनवर्ड आपके जो पेज नंबर्स होते हैं वो अलग होते हैं। इंट्रोडक्शन से ऑनवर्ड तो आप यही नॉर्मल न्यूमेरिकल नंबरिंग देते हैं ना पेज नंबर के एंड में। ये भी बता दिया था आपको, पेज के बॉटम पे ना सेंटर में आपने नंबर लिखना है, ठीक हो गया। तो जो इंट्रोडक्शन से ऑनवर्ड है ना, वो आपने ऐसे लिखना है, ये 1 2 3। जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स वाला पेज होगा, जो आपका एब्स्ट्रैक्ट वाला पेज है, उन पे आपने ये वाली गिनती लिखनी है, ये छोटे वाली रोमन जो होती है ना, ये वाली। तो ये आपने इस तरीके से करके लिखना है। इसका आसान हल जो है ना, अभी मैं समझाने बैठा तो टाइम ज़्यादा गुजर जाएगा। आसान हल इसका जो है वो ये है कि आप 2 अलग फाइल्स बना लें, इंट्रोडक्शन से एंड तक रेफरेंसेस तक अपनी एक अलग फाइल बना लें। उनकी नंबरिंग आप कर दें इसी तरीके से 1 2 3 4 ये वाली। और जो टेबल ऑफ कंटेंट और आपका जो ये वाले पेज है एब्स्ट्रैक्ट वाला, इसको अलग कर लें, उन पे पेज नंबरिंग आप ये कर लें, सबसे ईजीएस्ट वे है, ठीक हो गया ये चीज़। उसके बाद 7वीं चीज़ जो आपको मैंने समझानी थी, वो आपकी है पैराग्राफ डिवीजन। ये चीज़ सब ने मिस्टेक्स की हुई थी, ये ठीक करनी है आपने। बहुत बड़े बड़े आपने पूरे पूरे पेज के पैराग्राफ्स मेरे पास आए हैं आज, पूरे पूरे पेज के पैराग्राफ्स नहीं होने चाहिए, आप डिवाइड कर लें पैराग्राफ्स को। मेरे ये इसमें इसके अंदर आपने पैराग्राफ्स की लेंथ देख ली हुई है, उसके हिसाब से आप पैराग्राफ की लेंथ एडजस्ट करें। बहुत छोटे पैराग्राफ्स अगर लिखे हुए हैं तो उसको मर्ज करके बड़ा पैराग्राफ बनाएं, बहुत बड़े लिखे हुए हैं तो उनको डिवाइड करें। तो ये पैराग्राफ डिवीजन आपकी लाजमी होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने अपने थीसिस के अंदर, अक्सर लोगों को मैंने लिटरेचर रिव्यू देखे हैं तो लोगों ने पैराग्राफ को नंबरिंग भी दी हुई है, तो पैराग्राफ में नंबरिंग नहीं होती। वो शायद इसलिए आपने दी थी कि आर्टिकल पता लग जाए हमने कौन सा लिखा है वो सारा कुछ, तो वो पेज नंबरिंग जो है आपने नहीं लिखनी वहाँ पे, ठीक है।
नंबरिंग उन पैराग्राफ्स की नहीं लिखनी, उसको ख़त्म कर दें आप। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप लोगों ने लिटरेचर रिव्यू में जो रेफरेंसेस दिए हैं एम्पिरिकल या थ्योरेटिकल, आपने उनके स्टार्ट में पूरा रेफरेंस लिखा हुआ है, मेन वाला, बड़े वाला, और अंदर कुछ भी नहीं है। आपने वो बड़े वाला रेफरेंस वहाँ नहीं लिखना जो आखिरी पेज पे मैंने आपको बताया था, जिस तरह के ये वाले रेफरेंसेस हैं, तो आपने ये बनाने हैं, इनको एंड पे लेके आ जाना है, उन सब रेफरेंसेस को अंदर से उठा के। अंदर जो आपने साइटेशंस देनी है वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से देनी है। ठीक हो गया। उसके बाद जो इश्यूज ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स का आ रहा था वो लाइन स्पेसिंग का। लाइन स्पेसिंग मैंने आपको बताई हुई है, पूरे थीसिस में आपकी 1.5 चलनी है, और आप लोगों ने 1 की हुई है, किसी ने 2 की हुई है, तो ये 1.5 पे एडजस्ट करें। ठीक हो गया। उसके बाद जो है आपकी जो मार्क्स होते हैं, पंक्चुएशनल मार्क्स, उनके बाद आपने स्पेसिस ज़रूर देनी है। आपने फुल स्टॉप लगाया, आपने उसी के बाद फॉरेन वर्ड नहीं लिखना, एक स्पेस होती है। तो आपने कॉमा लगाया, उसके बाद स्पेस होती है। क्वेश्चन मार्क लगाया, उसके बाद स्पेस होती है, फिर लिखना है आपने कुछ। ठीक हो गया। ये देख लें आप, स्मिथ के बाद ये कॉमा लगाया ना, इसके बाद ये स्पेस देनी है। इसके बाद जब आप वो पेज नंबर लिखोगे ना, ये डॉट लगा दिया, इसके बाद भी स्पेस है, फिर आपने पेज नंबर लिखना है, ऐसे करके। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो 10वां पॉइंट आपको मैंने बताना था, वो आपका फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज़, इन चीज़ों का इशू था। मैंने आपको बताया था टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करने। 80-90% लोगों ने कैलिबरी यूज़ किया हुआ है या एरियल फॉन्ट यूज़ किया हुआ है। टाइम्स न्यू रोमन आपने यूज़ करने। साइज़ क्या होना है वो मैंने सारा बता दिया। मेन हेडिंग्स का 16, सॉरी, चैप्टर हेडिंग्स का 16, मेन हेडिंग्स का 14, और सब हेडिंग्स का 12, और पूरे कंटेंट का 12, और जो ब्लॉक कोट है उसका 11 होगा। ठीक हो गया ये चीज़। उसके बाद आपको मैंने, ये इंपॉर्टेंट एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए, पेज ब्रेक। अगर आपकी कोई ऐसी हेडिंग है जो आपके पेज के बिल्कुल एंड पे आ रही है, इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ हेडिंग आ रही है, तो या तो आपने इस हेडिंग को नेक्स्ट पेज पे ले जाना है, या आपने नेक्स्ट पेज से अगर यहाँ गुंजाइश बच रही है तो वहाँ से कंटेंट इधर ले आना है आपने। बिल्कुल एंड पे हेडिंग नहीं होनी चाहिए। हेडिंग हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट करनी है आपने। ठीक हो गया। जो एंड पे आ रही है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो हेडिंग हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट होगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 जो आपको पता होना चाहिए वो है जस्टिफिकेशन ऑफ मार्जिनस। मार्जिनस को जस्टिफाई करना है। जैसे मैंने आपको ये पूरी की पूरी रिसर्च में ये देखें दिखाया है, ये मार्जिन जस्टिफाइड है, ये एक सीधी लाइन में, इसका मतलब होता है ये जस्टिफाइड है। तो ये कंट्रोल जे से आपका हो जाएगा, आपने इसको कर लेना। उसके बाद पॉइंट नंबर 13 जो आपके एंड रेफरेंसेस, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। एक तो वो होने चाहिए आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, हैंगिंग इंडेंट में होने चाहिए, नंबर आप, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट बात है, जो आपके एंड रेफरेंसेस हैं उनमें भी आपने नंबर ऐड किए हुए थे, 1 2 3 4, नंबरिंग ऐड नहीं होती एंड रेफरेंसेस में, बस वैसे ही आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज कर देने हैं। ठीक हो गया। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 14 है वो है आपके कोड्स के रेफरेंसेस, वो मैंने आपको बता दिया, पेज नंबर आपने किस तरीके से ऐड करना है। ठीक हो गया। और उसके बाद आपका जो पॉइंट नंबर 15 है, अब इसमें है वही साइटेशंस का, इसी से रेलिवेंट है। ये आपने इंट्रोडक्शन के पार्ट में जहाँ पे आपने कुछ इंट्रोड्यूस करवाया है, मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस, मेथोडोलॉजी, इनमें नहीं आएगा। इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है जिसमें आप बता रहे हैं एज फ्लां सेज, या कोई इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसमें साइटेशन वो आएगी जो मैंने बताया था एंड पे ब्रैकेट में। और लिटरेचर रिव्यू पूरे में आएगी, इंट्रोडक्शन का उसका पार्ट छोड़ के। चैप्टर 3 में जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का पार्ट है उसके अंदर ये रेफरेंसेस होने चाहिए आपके, इंटेक्स साइटेशंस। उसके बाद एनालिसिस में आपके कहीं नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ कोटेशंस के एंड पे होगा, जिसमें पेज नंबर भी होगा। और जो डिस्कशन का आपका पार्ट है उसके अंदर आपके लाजमी ये रेफरेंसेस होने चाहिए, क्योंकि डिस्कशन का मेन मकसद मैंने आपको बताया था, आप अपने एनालिसिस को, अपनी फाइंडिंग्स को रिलेट करते हो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टडीज़ के साथ जिनको आपने लिटरेचर रिव्यू में मेंशन किया था। ठीक हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 16 जो है वो मैंने आपको बता दिया कि नेम ऑफ जो ऑथर है ना, वो चाहे आपका ऑथर है, चाहे थेरिस्ट है, कोई भी है, फर्स्ट टाइम जब उसका नेम आप लेंगे तो आपने उसका नेम कंप्लीट लिखना है। उसके बाद आप जहाँ भी उसका नेम यूज़ करेंगे आप उसका सर नेम यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये चीज़ आपको बतानी थी। जहाँ जहाँ आपने कोई भी बात की है कि एज स्मिथ सेज, एज जॉन्स सेज, एज जॉनसन सेज, एज डेविड सेज, आपने उस बंदे के नाम के आगे
ये ब्रैकेट में रेफरेंस ज़रूर देना है, ठीक है। और इसी का रेफरेंस फिर आपने एंड पे ब्रैकेट के अंदर वो पूरा दे देना, पैरेंथेटिकल रेफरेंस जो बताया है आपको। जहाँ जहाँ आपने किसी आर्टिकल का, किसी बुक का रेफरेंस दिया, उसके आगे भी आपने ये ईयर ऑफ पब्लिकेशन ज़रूर ऐड करने। ठीक हो गया। इसके बाद आपका पॉइंट नंबर 18, राइटर्स सेकंड नेम। जो आपका मेन टाइटल है ना, फ्रंट टाइटल पेज पे, जिस तरह ये देखें, ये इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ ऑथर का सेकंड नेम लिखना है मेन टाइटल के अंदर। इसमें आपने फर्स्ट नेम नहीं लिखना उसका। टाइटल के अंदर हमेशा सेकंड नेम सिर्फ यूज़ होगा। अंदर जहां आपने लिखना है फर्स्ट टाइम फुल नेम लिखें, उसके बाद सेकंड नेम हर जगह चलेगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 19 है कि व्हाट टू बोल्ड। आपको मैंने इटैलिसाइज का बता दिया सबसे पहले पॉइंट में कि इटैलिसाइज क्या क्या करना है। अब अपने बोल्ड क्या क्या करना है। सिर्फ चैप्टर हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स या एब्स्ट्रैक्ट की जो कीवर्ड्स थे, उन कीवर्ड्स को आप की हेडिंग को आपने बोल्ड करना है, इटैलिसाइज करना है। ये चीज़ें आपने बोल्ड करनी है। ठीक हो गया। इसके बाद आपने अपने पूरे थीसिस के अंदर कंटेंट में ग्रामर को देखना है। वो आपको मैंने अकाउंट दे दिया हुआ है ग्रामरली का। स्पेलिंग्स को आपने देखना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। पंक्चुएशन को आपने देखना है, जो आपने को मैंने मार्क्स बताए हैं, कहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ सेमी कॉलन, कहाँ कॉमा, कहाँ डैश आएगी, हाइफन आएगी, वो सारी चीज़ें। कुछ लोगों ने लंबी डैशेस लगाई तो इसकी जगह हाइफन होती हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी कैपिटलाइजेशन। कहीं कहीं जो चीज़ कम्प्लीटली कैपिटल होनी है मैंने आपको बता दी, जो चीज़ का सिर्फ फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा मैंने आपको वो भी समझा दिया। तो ये कंप्लीट आपकी रेफरेंसिंग गाइड है एक किस्म की, जो मैं आपको अब प्रोवाइड कर रहा हूँ। इतनी डिटेल में आपको कोई भी गाइड नहीं कर सकता। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि आपके माइंड में कोई भी इस तरह का इशू या कोई चीज़ होगी। तो आप अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आपको, जो स्टूडेंट्स उधर आए मैंने उधर भी समझाया, अब ये वीडियो भी बना के आपको दे दी है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा थोड़ा।